दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां घंटा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। इमरान खान न्याज़ी साहब ने प्रो पीटीआई एंकर पर्सन, अपने पसंदीदा एंकर पर्सन जनाब हबीब अकरम साहब को एक इंटरव्यू दिया। हमेशा की तरह उनका इंटरव्यू तज़ादात का मजमूआ था। उनके अल्फाज का चुनाव इस चीज़ की अक्कासी करता था कि वो इंतहाई ज़हनी तौर पर परेशान है। और खैर वो पुरानी बातें हैं, क्योंकि वो रेपुटेशन उनकी होती है। जितने भी उनके इंटरव्यू उठाकर देख लें, तकरीबन उसके अंदर 80-90% वही पुरानी बातें होती हैं, सिवाय एक आध बात उनकी उसके अंदर वो नहीं होती है। तो इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इंतखाबात मार्च या अप्रैल में होने का भी जो है ना उन्होंने पेशेनगोई की है। और उसके अलावा उन्होंने मुशर्रफ को सपोर्ट क्यों किया, इसके ऊपर भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया है। अपनी ऑडियो को उन्होंने इसके अंदर इनडायरेक्टली तस्लीम किया है। उसके अलावा वो उनकी आने वाले जिनके अपने सियासी मुस्तकबिल वो किस तरह देख रहे हैं, किस तरह का वो चाहते हैं, और अपने इक़्तिदार वो किसके थ्रू आना चाहते हैं, उसका उन्होंने इसका ज़िक्र किया अपने इंटरव्यू के अंदर। और उनका शिकवा किससे है उससे कि उसका उन्होंने ज़िक्र किया। तो सबसे पहले मुशर्रफ साहब, तो मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम में जब उन्होंने सपोर्ट किया तो उन्होंने वजह ये बताई कि मैंने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि मुशर्रफ साहब ने उनके उनके एजेंडे में ये शामिल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को खुडेलान लगाना है, सियासत के सिनेरियो से उनको आउट करना है, और उनको आउट करके कोई नई पार्टी जो है ना उन्होंने लॉन्च करनी है, ताकि वो पाकिस्तान के तमाम जो है ना वो अख्तियारात की वो मालिक हो, तो उनके कंट्रोल में भी हो। तो ये उन्होंने वजह बयान की। अपनी स्पेस यकीनन उस वक्त भी ये ढूंढ रहे थे कि जो मुशर्रफ ने इनके वाटर लेवल चेक करके इनको दी नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई और उनके बाद मियां नवाज शरीफ आए थे, उन्होंने एक राग NRO उन्होंने जो है ना वो लापना शुरू कर दिया। तो NRO उन्होंने राग तो लापा, काश वो हिस्ट्री भी चेक कर लेते कि उसके अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुकदमा जो है ना वो MKM के माफ़ हुए थे उसके अंदर। तो पीपल्स पार्टी उसकी बेनिफिशरी कभी भी नहीं, और NRO जो है ना ये इन्होंने एक गाली बनाई हुई, हालांकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कभी भी उसकी बेनिफिशरी नहीं रही। आप तारीख पढ़ दें, क्योंकि यही आपका जो है ना सबसे पुराना वो है। आपने ये भी बोला कि जनाब ये तकरीबन 30 साल से मैं इनको जानता हूँ, आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ वगैरह को, कि ये करप्ट लोग हैं। तो आपने जानते कैसे हैं? आपने ख़ुद तस्लीम किया हुआ है कि आपको एजेंसियाँ इनकी फ़ाइलें दिखाती थी। तो एजेंसियाँ जब इनकी फ़ाइलें दिखाती थी, आपने वो मान लिया आपकी दिखाती हैं, तो आपने वो नहीं माना। तो ऑडियोज़ वगैरह के हवाले से, चाहे उनकी ऑडियो ये शर्मनाक और वाहियात किस्म की और बेरारवी पर मबनी जो है ना उनकी गुफ्तगू हो, या जो है ना वो करप्शन हो, पिंकी पीरनी की दीगर लोगों के साथ जो है ना वीडियो रिकॉर्ड हुई, आपने इस इंटरव्यू के अंदर या अब तक उनकी किसी की भी तरदीद नहीं की। अगर तरदीद की है तो आपने, तो मेरा चैलेंज है कि मेरे साथ शेयर करें, वो क्लिप शेयर करें जिसके अंदर आपने तरदीद की है। तो आपने जो है ना वो ये टेक्नोलॉजी के जो है ना वो काका चुका दिया हुआ टेक्नोलॉजी का अपने फॉलोअर्स को। तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी खेलते हैं भाई, ये हमारा मसला ही नहीं है। टेक्नोलॉजी तो बहस ही नहीं है, ज़ेर बहस ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी से ऐसा मुमकिन है या नहीं है। टेक्नोलॉजी से यकीनन ऐसा मुमकिन है, मगर आप अपनी वीडियो की सेहत का इनकार करें ना, उनका फ्रांसिंग का करवाएं, क्योंकि फ्रांसिक की भी टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है। तो उसके ऊपर आप मुतालबा करें, आप सिरे से इनकार करें कि ये मेरी ऑडियो है ही नहीं है। और जिस तरह की आपने ये उसके अंदर गुफ्तगू है, तो आपने ये बोला कि इस तरह की गुफ्तगू, क्योंकि 28 साल तक की पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन 28 साल तक है। आपने बोला सोशल मीडिया के ऊपर जब ये जाएगी तो हमारी नौजवान नस्ल जो है ना बेरारवी का शिकार होगी, यकीनन होगी, जिससे मैं मुतफिक हूँ। तो मगर यह है कि इसका मौका आपने फराहम किया है, ठीक है। और आपने जिस तरह ये लोगों को जिस तरह आपने जहन साजी कर दी, वो तो ऑलरेडी आपके फॉलोअर्स
बेरारवी का शिकार हैं। दीगर लोग जो है ना जो आपको फॉलो नहीं करते वो तो बेरारवी का शिकार ही नहीं। तो आपने कुरान पाक के हुक्म का जो है ना इसके अंदर जिक्र किया कि अगर किसी की बुराई का पता चले तो उसकी पर्दापोशी करो। तो पहली बात तो यह है कि आप अगर पब्लिक फिगर हैं, आप हाक में, तो आप वक़्त के हुक्मरान रहे हैं, आप एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये इस तरह के ये ऐप क्यों हैं, आप उनकी तरदीद करें। अगर ये गलत वीडियो है तो तरदीद करें। तो आप ये कुरान पाक के हुक्म के पीछे थोड़ा छुप सकते हैं। तो अगर ये आपने यही देखना है तो कुरान पाक के अंदर संसार का भी हुक्म है कि इस तरह के बंदे को तो संसार का कर देना चाहिए। आप पर तो ये हद लागू होती है। आप 100 बुरे भी आपको लगते हैं जिस तरह के आप बंदे हैं, तो आप उनका जिक्र क्यों नहीं करते। अगर आपने अपनी पसंद का कुरानी हुक्म वगैरह निकाल लेते हैं तो ये भी निकालें आप हुक्म। और आपने इसके अंदर फिर आपने एक और चीज़ जो है ना आपने इसके अंदर जिक्र किया कि असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर आपने यू टर्न लिया, क्योंकि आप मुझे फेमस है, आप यू टर्न लेते हैं। और यू टर्न जब लेते हैं तो आपके पास एक उसकी वजह होती है, आपने पहले ही कर ली होती है। तो पहली तो बात यह है कि आपका बाजू किसी ने नहीं मरोड़ा था कि केपीके की असम्बली को जो है ना आप तोड़ने का ऐलान करें। आपने बोला कि केपीके की असम्बली छोटी है तो उसको तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो भाई आपने ऐलान ही नहीं करना था, पहले पंजाब की तोड़वा लेते। तो जिस दिन पंजाब की टूट दी तो उधर आपकी अपनी हुकूमत है, बगैर किसी की मदद के, तो आप फौरी तौर पर वो तोड़ देते। तो आपने ऐलान किया, मगर आपकी पार्टी पर अख्तियार नहीं है आपको। तो आप में इतनी जरूरत भी नहीं है कि आप जो है ना ये असम्बलियाँ तोड़े, क्योंकि वहाँ से आप खांचे लगा रहे हैं। तो आपने इसके जो है ना ये इसके ऊपर मैं बैठकर अपना यू टर्न आपने लिया। उसके बाद फिर आपने ये अपनी नाकामियों का मलबा आपको पंचिंग बैग मिला हुआ जनरल बाजवा साहब। तो आपने ये बोला कि जनरल बाजवा साहब ने और आसफ अली जरदारी और फराद अली शाह की जो है ना डील हुई थी, तो वो करप्शन इनकी वो पकड़ने नहीं देता था जनरल बाजवा साहब। तो मुझे तो इसके ऊपर हंसी आती है कि जनरल बाजवा साहब, ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब एक पेज पर थे। जब जनरल बाजवा साहब आपको ताज़ा ताज़ा आरटीएस बिठाकर आपको हुकूमत आपके हाथों में दी थी, जब वो आरटीएस बिठाने के बावजूद आपके पास नंबर पूरे नहीं थे, तो अलीम खान अलीम सॉरी जहांगीर तरीन की जो है ना वो दौलत भी चली और उसका जहाज़ भी चला खरीदो फरोख्त के अंदर। तो ये बाकी ये बाप वगैरह एमक्यूएम वगैरह और काफली की ये बाजवा साहब और एजेंसियों ने तोड़कर आपको दी। तो इस तरह आप जो है ना ये हाकम बने। तो अगर आसफ अली जरदारी की डील ऐसी हुई है, आपकी बात को मान लेते हैं, तो वो कैसा आसफ अली जरदारी जो है ना वो सौदागर है कि वो अपने ही जो है ना वो खिलाफ नैब को इस्तेमाल होने दे। तो आपके दौर में आपकी हुकूमत बनी 18 अगस्त 2018 को। तो 2008 को 18 अगस्त को मुशर्रफ की इम्पीचमेंट हुई थी, ये भी याद रखिए आपने। ये दिन बड़ा सोच समझ कर चूज़ किया था वजारत उस्मा के हलफ के लिए। तो उसके तकरीबन 10 महीने बाद, यानी कि 10 जून 2019 को आसफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं नैब के हाथों। तो वो तकरीबन जो है ना कोई पौने 2 साल बाद, तकरीबन 1 साल को 7-8 महीने बाद जो है ना ये रहा था 4 फरवरी 2021 को। ठीक है। तो कैसी उनकी डील हुई है कि इतने महीने वो जो है ना वो जेल में रहे या हिरासत में रहे, वो बड़ी बात है। और उसी दौरान जो है ना डॉक्टर आसम, शर्जील मेमन, खुर्शीद शाह, फरियाल तारपुर, किस किस का मैं नाम लूँ, तो वो सारे जो है ना वो अंदर रहे। ये डील थी आसम अली जरदारी की बाजवा साहब के साथ कि जनाब हमें पकड़ कर अंदर कर दो, तो ये हमारी डील है। वाह जी वाह। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी आपने वो नैब के अंदर जो है ना वो आपने बुला लिया कि नाश्ते वगैरह का और पता नहीं क्या। और नैब ने फिर ये बोला कि यार ये तो केस ही नहीं बनता, तो हम उसको कैसे बनाए। तो ये डील थी उनकी। ठीक है। तो आप पता नहीं किसको जो है ना ये मामू बनाने के चक्कर में है। और आपने एक और तरीही तौर पर जो है ना ये झूठ बोला। काश आप जो है ना ये हिस्ट्री पढ़ लेते पाकिस्तान की। एक आपने मुशर्रफ के हकूक़ को जायज़ करार देने के लिए, और दूसरा जो है ना ये अपने इक़्तिदार को जो है ना वो जायज़ करार देने के लिए। तो उनकी, क्योंकि मुशर्रफ ने भी जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया था वो भी ढका छुपा नहीं है, और आपने भी जितना बेड़ा गर्क किया है वो भी ढका छुपा नहीं है। और ये हुकूमत आपकी जो है ना गलत पॉलिसियों का जो आपने बेड़ा गर्क किया है, लूट मार की है।
تو اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے، لوگوں سے گالیاں کھا رہی ہے یہ حکومت. اور اس کی ایک تو وجہ ہے اکانومی، اور دوسرا جو ہے نا آپ نے انریسٹ جو ہے نا کریٹ کیا ہوا ہے. تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان 1999 میں جب مشرف نے کو کیا تھا اس وقت بھی پاکستان بینکرپٹ تھا، مشرف کو بینکرپٹ پاکستان ملا. 2018 میں بھی پاکستان جو ہے نا وہ بینکرپٹ ملا آپ کو. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ میرا چیلنج ہے تمام دنیا میں پھیلے ہوئے عمران خان نیازی صاحب کے فالوورز کو، کہ مجھے کوئی اتھینٹک ڈاکومنٹ دکھا دیں کہ پاکستان جو ہے نا یہ بینکرپٹ تھا ان دو دفعہ یہ. ٹھیک ہے، آپ کے فواد چودھری وغیرہ ٹویٹر ہیں، ان کو بولیں کہ ٹویٹ کے اوپر کوئی جو ہے نا مصدقہ نقل لگا دیں. نیب کے بارے میں آپ نے یہ بولا کہ نیب جو ہے نا یہ آپ کے دور میں 480 ارب روپیہ جو ہے نا آپ نے ریکور کیا. کہاں ہے وہ 480 ارب روپیہ جو آپ نے ریکور کیا؟ آپ دیں، اس کا آڈٹ کروائیں. تو آپ نے پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے نا رول آف لا کو جو ہے نا یہ آپ نے بار بار اس کو رپیٹ کیا ہے، جہاں پر ہے نا تو رپیٹ کیا ہوا رول آف لا کو بھی. تو رول آف لا کے لیے آپ جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان اکاؤنٹیبلٹی اور رول آف لا کو جو ہے نا وہ نافذ کرنے کے لیے رول پلے کرے. تو بھائی وہ آئین کی کس شک کے تحت وہ رول پلے کرے؟ تو آپ نے اسی انٹرویو میں بولا کہ آپ جو ہے نا ایک راستہ آئینی ہے اور ایک راستہ غیر آئینی تھا، میں نے آئین کا راستہ چوز کیا اس لیے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آپ نے آئین کا راستہ کب چوز کیا یہ تو ہمیں بتائیں کہ کس دن آپ نے آئین کا راستہ چوز کیا؟ آپ جب حکومت میں تھے اس وقت بھی کہتے تھے کہ افواج پاکستان پی ٹی آئی کے منشور پر کام کر رہی ہیں. تو یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی افواج پاکستان کسی پارٹی کے منشور پر کام کرے؟ پھر تحریک عدم اعتماد آپ پر کامیاب ہو جاتی ہے، تحریک عدم اعتماد آتی ہے، بجائے اس چیز کے کہ آپ اپنے ہادیوں کو ان کو پکڑتے، اپنی ممبران اسمبلی کو ان کے گلے شکوے دور کرتے، ملاقاتیں کرتے. تو اس طرح آپ ریفیوز کر سکتے تھے آپ اگر چاہتے تو. محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی تو کی تھی اپنے دور حکومت میں، تو آپ بھی کر سکتے تھے. مگر آپ نے جنرل باجوہ صاحب کی طرف دیکھا تو آپ نے اس کے اندر انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگایا ہوا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اور یہی آپ بھی کہتے تھے کہ کپتان کے پاس آخری بال کپتان کی ہے. ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، جو مرضی کریں، کپتان آخری بال کھیلے گا، وہ کامیاب ہوگا. تو جنرل باجوہ صاحب کو تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے لیے کہنا کون سا آئین کے مطابق تھا؟ آپ نے جو قاسم سوری نے جو آئین کے آرٹیکل 5 کے ساتھ جو رولنگ دی تحریک عدم اعتماد کا ووٹنگ نہ کروانے کے حوالے سے، تو وہ کون سا کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھا جس کو کہ عدلیہ نے جو ہے نا وہ ختم کیا اور تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف کامیاب ہوگی؟ پھر اس پر آپ شکوہ کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹھیک بولا کہ آپ کا دکھ جو ہے نا اتنا ہے کہ آپ کو کیوں نہیں بچایا، اور اسی کا آپ نے جو ہے نا یہ اظہار کیا اور ٹرک کی بتی والا کر کے اور یہ چیز کر کے، کیونکہ آپ نے بولا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کو بٹھایا یونائٹڈ گورنمنٹ کو، تو آپ نے ان کو بولا کہ بھائی یہ ان چوروں چکوں کو لفنگوں کو بٹھانے کی بجائے آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے آتی فوج. تو وہ آئین کی کس جو ہے نا وشک کے تحت وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے کر آتی؟ تو آپ یہ تو بتائیں. آپ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، آئین کے اندر رہ کر پلے کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ آئین کی کون سے آرٹیکل کے تحت ہے، کون سی شک کے تحت ہے، کہاں پر لکھا ہے؟ یہ کون سے رول آف بزنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ فوجی پاکستان کو کہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ سیٹ اپ کر دے، جبکہ جمہوری پارٹیاں جو ہے نا آپ کے خلاف وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہی ہیں، تو ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا، بندے اڑا لیں بندوق کی نوک پر آپ کے لیے. تو یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ آگے جا کر پھر آپ اور جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی اگر اس کو ہم یہ یوز کریں آئی ایس آئی کو، تو وہ کرپشن کو اور منی لانڈرنگ وغیرہ کو ختم کر سکتی ہے. تو آج یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کا یہ کام ہے؟ اگر ان کا یہ کام ہے تو ہمارے جو ہے نا پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کی خبرگیری کون کرے گا؟ کیونکہ یہ تو ان کے ڈومین میں نہیں آتا. تو آپ کس طرح یہ ان سے توقع کر رہے ہیں؟ آپ صرف اس لیے توقع کر رہے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے آئی ایس آئی نے سابقہ دور میں
जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल कियानी वगैरह ने, जनरल फैज़ मीर वगैरह ने आपको बनाया था, उन्होंने खड़ा किया था। तो इसलिए आप फिर उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। उनके दिल के अंदर जो है ना वो जो है ना एक लालच उभार रहे हैं कि आप दोबारा पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि हम ए पोलिटिकल है। जब उन्होंने ए पोलिटिकल होने का ऐलान किया है, आप देखेंगे कि वो कितने ए पोलिटिकल होते हैं। तो आपकी नज़रें किस तरफ हैं, तो आपका रोल मॉडल क्या है, तो इसके ऊपर भी मैं आगे चलकर मैं जिक्र करता हूँ। आगे फिर आप ये फरमाते हैं कि आरफ अलवी साहब और पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये नेगोशिएट वगैरह कर रहे हैं, तो वो आइन की किस चेक के तहत? सदर तो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसको होता है, तो उसकी जो है ना किसी पार्टी के साथ वाबस्तगी नहीं होती। तो वो आपकी वकालत किस तरह कर सकते हैं, आपके लिए सेफ पैसेज किस तरह लेकर दे सकते हैं? अजीब सूरत हाल है। फिर आपने ये भी ऐलान किया कि इलेक्शन जो है ना ये मार्च या अप्रैल में होने की पेशन गोई आपने की है। वो किस बेस पर पेशन गोई की है आपने? वो उसके लिए भी अपनी स्ट्रेटजी, अपने जोर बाजू, आपको पता है कि आपने तस्लीम की है मैं नाकाम हो चुका हूँ, मैं इलेक्शन नहीं ले सकता। आपने ये फरमाया कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत ख़राब है, श्रीलंका के बनने वाला है पाकिस्तान। तो आपने फिर देखा है कि ये जब पाकिस्तान के मुआशी हालात बिगड़ेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है ना ये इस हुकूमत को चलता करेंगे। ये आपका फार्मूला है इलेक्शन अप्रैल और मार्च या अप्रैल में होने का। तो इस फार्मूले के अलावा आपके पास कोई फार्मूला है नहीं है। तो एक बार फिर यानी कि आपने बोला, और जो आप क्या चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट, आपका ड्रीम क्या है? आप ये चाहते हैं कि एक ट्राइका बने, ट्राइका के अंदर इमरान खान न्याजी हो, अदलिया हो और अफवाज पाकिस्तान हो। तो आपने ये फार्मूला ये तय किया है कि इनके साथ बराबरी की सतह के आपके इख्तियारात हों, यानी कि इक्वलेंट आपके हेड बेशक आप हों, मगर उसके पीछे नीचे जो है ना इख्तियारात की तकसीम दोनों के अंदर हो, ताकि सब मिलजुल कर जो है ना पाकिस्तान का ये तीनों मिलकर सत्यानाश करें। मगर ये किस फार्मूले के तहत, आइन की कौन से शिक के तहत आप ये ऐसा कर सकते हैं या ये ऐसा सोच सकते हैं? ये मुझे बता दें। किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर आपने आगे जाकर जाकर आपने जिक्र किया अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। इस वक्त भी आपके दिल के अंदर तालिबान का दर्द है। आप कहते हैं तालिबान की हुकूमत जो है ना प्रो पाकिस्तानी है। तो प्रो पाकिस्तानी वो कभी भी नहीं रही। पाकिस्तान में दहशत गर्दी उन्हीं की वजह से जो है ना होती है। तो आप कहते हैं कि इस हुकूमत ने आकर उनको नाराज़ किया। भाई ये पाकिस्तान से कभी खुश थे ही नहीं। आपके दौरे हुकूमत में जब तालिबान ने टेक ओवर किया, आपने बोला कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें जो है ना ये तोड़ी गई हैं। तो ग़ुलामी की ज़ंजीरें पता नहीं टूटी कि नहीं टूटी अफ़गानिस्तान के लोगों की, मगर यह है कि आपके दौर में जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहद थी, तो वहाँ पर वो जो खारदार तारें थी वो तालिबान ने ज़रूर तोड़ दी। तो उसका आपने जिक्र नहीं किया। तो काश कि आप ये भी तारीख पढ़ लेते, उसका भी जिक्र कर लेते। फिर आपने आगे जाकर जो है ना आपने वो जिक्र किया है बिलावल भुट्टो के साहब पर आपने इल्ज़ाम लगाया कि एक बार फिर रिपीट किया, हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसकी जो है ना वो वजाहत दे चुके हैं कि अपने दौरों पर और अपना और अपने स्टाफ का तमाम खर्चा वो खुद बर्दाश्त करते हैं, एयर टिकटिंग और होटलिंग वगैरह का। तो उन्होंने बोला कि अगर ये न्याजी साहब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो अगर ज़ाती खर्चे से ये बाहर जा रहा है तो पहले तो मुझे डाउट है। ठीक है, तो अगर ये ज़ाती खर्चे पर भी ये बाहर जा रहा है तो ये उसके ज़ाती दौरे हुए, ये पाकिस्तान के तो ना हुए। तो भाई वो पाकिस्तान के लिए जा रहा है, उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो शेयर किया है ना, ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये सैलाब वगैरह आया है, तो मुख्तलिफ ममालिक के जो है ना वज़रा ख़ारजा ने, UN के सेक्रेटरी जनरल ने, और जो पाकिस्तान के उन्होंने दौरे किया है, सैलाब की सूरत हाल जो है ना वो उन्होंने चेक किया, या पाकिस्तान को जो ग्रे फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकला, IMF का जो है ना हमें कर्ज की किस्त मिली है, तो ये उन्हीं की जो है ना सफारती कोशिशों की वजह से वो मिली है, तो उनको क्रेडिट जाता है। खर्चा बिलावल भुट्टो का, फ़ायदा पाकिस्तान का। तो ऐसा ये उन्होंने किया है। फिर आपने उन पर ये शिकवा किया कि उनको अफ़गानिस्तान जाना चाहिए था, वो गए नहीं हैं। तो भाई हिनार बनी कर तो इंगेज कर रही है ना उनको। तो बिलावल भुट्टो अगर नहीं गए उधर, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए भी आवाज़ उठाई है इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर कि अफ़गानिस्तान के जो फंड्स हैं, जो उनके लेजिटिमेट फंड हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके वो फंड रिलीज़ करे, उनको एड दे, ताकि वो लोगों की
जो आम लोगों की है उनकी लाइफ के ऊपर वो जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो हेल्थ, फूड और सिक्योरिटी वगैरह, एजुकेशन वगैरह तो सारे वो मीट कर सके। और वहाँ पर उन्होंने तालिबान को भी याद दहानी कराई है कि आपने दोहा के अंदर जो है ना आपने वायदा किया था, जो आपने कमिटमेंट की थी, आप उसको भी पूरा करें। तो प्रो तालिबान तो आप हैं, ठीक है। तो आपने ये बार बार इसको जो है ना ये आपने हमेशा की तरह ये अब भी आपने जो है ना ये आपने ये साबित किया है। और आइंदा इलेक्शन के हवाले से जिस तरह ये आपका ये है कि जब भी इलेक्शन होगा मैं ये सारे हार जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो ये आज की तारीख में ये लिख कर रख लें, पीटीआई इलेक्शन जब मर्जी हो, चाहे आज हो इलेक्शन, चाहे साल बाद हो इलेक्शन, चाहे तो उसके बाद हो, पीटीआई ना तो पहले दर्जे पर ना दूसरे पर, तीसरे या चौथे दर्जे की ये जमात जो है ना ये बनकर आएगी। उससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं। आपकी मुतवक्का नाअहली का भी आप ये कह रहे हैं कि ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं, ये मुझे आउट कर कर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। भाई सारे आपकी तरह नहीं होते। 2018 में इलेक्शन से पहले आपने मियां नवाज शरीफ साहब को आउट करवाया था। आपने आउट होना है अपनी अपनी करतूतों की वजह से। अगर आप अपना इलेक्शन कमीशन के अंदर जाकर दवा प्रॉपरली कर देते, आपके पास डॉक्यूमेंट होता, आप सच्चे होते, तो इस वक्त ये नाअहली की तलवार आपके ऊपर लटकी ना होती। करप्शन की भी आपकी स्टोरी है, वो भी आपने पकड़ आपकी होनी है। तो जिस तरह ये आइन को आप प्रपोग कर रहे हैं अदारों को कि आइन को वो तोड़ें, तो आप पर सीधा सीधा आर्टिकल जो है ना 6 लगना चाहिए। और मेरा इस हुकूमत से मुतालबा है कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के लिए इनिशिएट करें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब ने भी मुतालबा किया था हुकूमत को कि अगर हुकूमत ये करती है तो हम उनके साथ होंगे। तो इस हुकूमत को करना चाहिए ताकि आपको ये थोड़ा सा आइन का पता चले, आप आइन को भी पढ़ें कि कहाँ पर जो है ना ये आइन की हदूद जो है ना वो शुरू होती है, और उसके अंदर आपने नहीं जाना, कोई रंगबाजी नहीं करनी है आपकी। तो मेरा वीला को वाच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी अगले वीला में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।